एक ऐसा दूध वाला जो कि एक दिन का 17 लाख रुपए 17 लाख रुपीस पर डे कमाता है सिर्फ दूध बेचकर। और यहां मैं किसी बड़े ब्रांड जैसे कंट्री डिलाइट की बात नहीं कर रहा जो कि बड़ी बड़ी फंडिंग लेकर बड़े बड़े प्रमोशंस करते हैं, नहीं, ये एक नॉर्मल फार्मर है जो कि हैदराबाद बेस्ड है, नॉर्मल स्केल का धंधा चलाते हैं और इनका लास्ट टर्नओवर 66 करोड़ जो कि बेसिकली 17 लाख रुपए पर डे का है सिर्फ दूध बेचकर, डेयरी प्रोडक्ट्स बेचकर। बात कर रहे हैं आज एक बिजनेस केस स्टडी ले रहे हैं किशोर इंदुकुरी की, हु इज बेसिकली अ फार्मर, हु इज बेसिकली अ डेयरी फार्मर, अ डेयरी एंटरप्रेन्योर बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। कहानी की स्टार्टिंग होती है किशोर इंदुकुरी की चाइल्डहुड से। किशोर वाज बेसिकली बोर्न एंड बॉट अप इन अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। इनके फादर जो थे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, किशोर ने भी इंजीनियरिंग ही करी। ही वाज बेसिकली एन इंजीनियर फ्रॉम IIT। ही डिड हिज इंजीनियरिंग इन केमिकल, राइट, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत एक अलग फील्ड, एक अलग डोमेन, एक अलग डायमेंशन। केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT करने के बाद, बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद ये अपने मास्टर्स और अपनी PhD परस्यू करने के लिए फॉरेन चले गए, US चले गए। वहीं पर इनकी जॉब लग गई, इनका पैकेज काफी हेफ्टी पैकेज पर इनकी जॉब लगी। ऑब्वियसली ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम A क्लास कॉलेज एंड भाई साहब यहां से इनकी जर्नी की स्टार्टिंग होती है। He was well settled in a very high paying job in the US। सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में, अच्छा पैकेज है, इन्होंने वहां पर एक घर भी खरीद लिया, काफी महंगा घर खरीद लिया, फैमिली सेटल हो गई, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ इन द लाइफ ऑफ किशोर। सडनली इनको एक दिन ये लगता है कि भाई साहब लाइफ में ना कुछ कमी है, कुछ मोनोटोनस सी लाइफ हो चुकी है, कोई स्पार्क नहीं बचा, वही सेम सुबह उठो, सेम अपने ऑफिस जाओ, सेम जॉब करो, सेम चीजें करो, वगैरह वगैरह। इनका क्योंकि इन्होंने हैदराबाद में वो चीजें देखी थी अपनी सराउंडिंग में, इनका एक काफी बड़ा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर की तरफ था। इन्होंने अपने इनिशियल डेज में काफी सारे बिजनेसेस भी करे, काफी बिजनेसेस ट्राई करे। इन लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचने का ट्राई किया, खुद ट्यूशंस पढ़ाए वगैरह वगैरह। ही डिड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, लॉट ऑफ जॉब्स टू मतलब ट्राई हिज फुटप्रिंट इन, यू नो, टू ट्राई हिज इनिशिएटिव इन डिफरेंट सेगमेंट्स कि भाई साहब कहीं ना कहीं तो बात बने, कहीं ना कहीं तो कहीं से तो कुछ स्पार्क निकले, लेकिन अभी तक कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ही हैड अगेन अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इन्होंने फाइनली अपनी US की हाई पेइंग जॉब, अभी तक का जितना एक्सपीरियंस लिया था, जितना इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड था, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, एक IIT की तगड़ी सी डिग्री थी, उस सब को छोड़कर जस्ट बिकॉज ही हैड अ स्पार्क, यू नो, दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स आर बिल्ट। इन्होंने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ अपना रिस्क पे रखकर ये प्लान किया, एक दिन ये डिसीजन लिया कि ये वापस इंडिया आएंगे और इंडिया में भी अर्बन इंडिया नहीं, ही विल गो बैक टू द रूट्स, ही विल गो बैक टू द रूरल इंडिया टू स्टार्ट समथिंग इन एग्रीकल्चर। अब भाई साहब यहां से इनकी जर्नी की स्टार्टिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी की स्टार्टिंग होती है। ये अपनी हाई पेइंग जॉब, US की वेल सेटल्ड लाइफ, एक अच्छा घर, एक अच्छा लैविश लाइफस्टाइल छोड़ छाड़ कर इंडिया लौटते हैं, वापस अपनी रूट पर जाते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई साहब क्या धंधा किया जा सकता है, किसकी मार्केट में कमी है। इनको यह समझ में आता है इंडिया के मार्केट को देखकर कि इंडिया में जो दूध के प्लेयर्स हैं, जो बेसिकली मिल्क इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, देर आर सर्टेन प्लेयर्स, मार्केट गैप काफी ज्यादा बड़ा है, लोगों को फ्रेश मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स टू देयर डोर स्टेप नहीं मिलता, दूध काफी ज्यादा एडल्टरेटेड है, मिलावट होती है, उसमें पानी मिलाया जाता है वगैरह वगैरह। द क्वालिटी ऑफ मिल्क इज वेरी बैड, कैटल्स को दुनिया भर के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। इनको बेसिकली ये दिखा कि यार एग्रीकल्चर तो करना है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो दूध वाला एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, डेयरी फार्मिंग में इंडिया में काफी ज्यादा स्कोप है। डिमांड तो आपको पता ही है, एवरलास्टिंग डिमांड है, कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन हो जाए, डिप्रेशन आ जाए, हम दूध पीना तो छोड़ेंगे नहीं, डिमांड एवरलास्टिंग है। कॉम्पिटिटर्स 2-3 प्लेयर्स हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वी हैव अमूल, वी हैव मदर डेयरी, वी हैव सर्टेन लोकल प्लेयर्स। और ये जो मार्केट है ये काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, अगर इसको ढंग से करा जाए तो कुछ बड़ा फोड़ा जा सकता है। He came back to the US। इन्होंने अपनी आज तक की, भाई साहब ये देखो, ये होता है एंटरप्रेन्योर का स्किल सेट, माइंडसेट, दिमाग। एक तो बंदे ने रिस्क लिया, इतना बड़ा रिस्क लिया, US से वापस आने का, सब कुछ छोड़ने का, अपना प्रोफेशन छोड़ने का, वेल सेटल्ड जॉब छोड़ने का। द सेकेंड बिग रिस्क ही टुक, 1 करोड़ रुपए, आज तक की सारी लाइफ सेविंग्स, जितना भी जमा करा था अपने इतने सालों की जॉब से, इतने सालों का करियर से, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया एक फार्म को खरीदने में और 20 कैटल्स,
20 काउस को खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए एक फार्म खरीदा गया, उसमें 20 कैटल्स खरीदे गए ताकि ये अपनी जर्नी की, अपने डेयरी फार्म की स्टार्टिंग कर सके। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि एग्रीकल्चर कैसे काम करता है, इनका कोई नॉलेज स्किल सेट वो वाला नहीं है, इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर वाला नहीं है। ये एक बंदा वो है जो एक नॉर्मल अच्छी फैमिली से आता है, नॉर्मल फैमिली से आता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी जगह पे जॉब करता है, ऑफिस जॉब करता है, इनको खेत संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है। ही स्टिल कम्स बैक, buys a plot of land, buys a farm, invests 1 crore rupees in buying that farm and buying 20 cattle to start his dairy business in Hyderabad itself, local business, right? कहानी की स्टार्टिंग हो गई। भाई साहब बंदे ने दूध का मतलब बेसिक सेटअप कर लिया। अब बात आती है कि बेचे कैसे, कैसे बेचा जाए, कैसे मार्केट में एंट्री ली जाए, कैसे मार्केट को फोड़ा जाए। इन्होंने स्टार्टिंग में टारगेट किया बल्क बायर्स को। बल्क बायर्स का मतलब बेसिकली हो गया मिडिलमैन, राइट? हमसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दूध कहीं से हमने जैसे एक फार्म खरीदा, हमने उस फार्म में दूध निकाला, हमने दूध को स्टॉक कर लिया, मान के चलो एक दिन का 500 लीटर दूध निकल गया, ठीक है। बल्क बायर्स का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसे होलसेलर्स, कोई ऐसे बीच के एजेंट्स जो बल्क में दूध खरीदेंगे और फिर वो आगे अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। स्टार्टिंग में अब भाई साहब फिर वही बात, एंटरप्रेन्योर का दिमाग सबसे बड़ा एसेट होता है, दैट इज ऑल यू नीड, राइट? ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एट अ लॉस। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा, यूएस से आया हुआ बंदा, धंधा चला रहा है एक लॉस में। यह बंदा 26 रुपए लीटर का दूध निकालता था, जो इनको कॉस्ट पड़ती थी अपने फार्म संभालने की। 26 रुपए लीटर इनकी लागत थी दूध की, पर लीटर 26 रुपए इनको खुद लगता था। यह बंदा 15 रुपए लीटर, 15 रुपीज लीटर में आगे सप्लाई करता था उसी दूध को। समझो बात को, 15 रुपए में बेच रहा है, मैं एक कमोडिटी आपको 15 रुपए में बेच रहा हूं, जो कि मुझे खुद को 26 रुपए की पड़ रही है। सीधा सीधा नुकसान है भाई साहब, सीधा सीधा नुकसान है। 11 रुपए का मोटा मोटा यहां पर लीटर पे नुकसान बैठ रहा है। ही स्टिल कैरीड आउट हिज बिजनेस, करता गया करता गया करता गया, एक्सपीरियंस लेता गया बंदा, देखता गया कि मार्केट में कहां पोटेंशियल है, क्या नहीं है। ओवर द टाइम इनको एक बात समझ में आई, एक बड़ी बात समझ में आई। जो गेम है ना, जो असली धंधा है, वो धंधा बीच के एजेंट्स में नहीं है, बल्क बायर्स में नहीं है। यहां पर 26 रुपए से 15 रुपए पे बेचने में कोई गेम नहीं है। ना सर्वाइवल हो पाएगा, ना मैं ज्यादा मार्केट में टिक पाऊंगा। अगर करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा गेम फोड़ना पड़ेगा। बड़े गेम का मतलब क्या था? बड़े गेम का मतलब यह था कि भाई साहब कंट्री डिलाइट वाला मॉडल, वही वाली बात है। मैं किसी एजेंट को नहीं बेचूंगा, मैं डायरेक्टली कस्टमर्स तक बेचूंगा अपना दूध, कस्टमर्स तक डायरेक्टली घर पर डिलीवर करूंगा हर मॉर्निंग में। चाहे मुझे कितना ही, चाहे मुझे और नुकसान हो, चाहे मुझे फायदा हो, जो भी है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि भाई साहब गेम यहां पर असली है, क्योंकि असली डिमांड इज एट द डोर स्टेप। अगर बंदे को एक बार अच्छी क्वालिटी का दूध पीने के लिए मिल गया, बंदा आपसे ही दूध लेगा, बंदा कभी जाएगा नहीं, बंदा और 4 लोगों को रेफर करेगा, क्योंकि दूध की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी ही इंडस्ट्री है, क्लोज नेट इंडस्ट्री, राइट? बंदे ने फाइनली सोचा, फाइनली डिसाइड किया कि अब इस मॉडल को, अब मेरे धंधे को पाइवट करने का टाइम आ गया है। अब मैं बल्क बायर्स को दूध नहीं बेचूंगा, बीच के एजेंट्स को दूध नहीं बेचूंगा, होलसेलर्स को दूध नहीं बेचूंगा। अब पहुंचते हैं जी डायरेक्टली कस्टमर्स तक। फिर दिक्कत, प्रॉब्लम्स आती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दैट इजी, राइट? सीन ये है कि पहुंचा कैसे जाए, क्या करा जाए, क्योंकि मार्केट में, चलो मैं मानता हूं कि प्लेयर्स कम है, लेकिन प्लेयर्स हैं ना। हर घर में दूध आ रहा है पहले से। कोई मेरा, अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब मैं मार्केट में कल को एक नया दूध का ब्रांड लाने वाला हूं, आपके घर पे ऑलरेडी दूध आ रहा है, आप क्यों खरीदोगे मेरे से? ही सेड, भाई साहब देखो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये दूध वाले मार्केट में कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है? 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, मिलावट। भाई साहब दूध का जो मार्केट है उसमें पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो जो दूध निकल रहा है वो पानी के साथ मिल मिलाकर आपके घर तक पहुंच रहा है, और उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इंग्रेडिएंट्स वाली जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, राइट? हम में से किसी को मिलावट वाला दूध नहीं पीना, बट अर्बन एरियाज में क्या कर सकते हैं? वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, राइट? सामने वाले ने ये सोचा, सामने वाले ने ये दिमाग लगाया कि भाई साहब कस्टमर से पैसा निकलवाना आसान काम है, अगर तुम उनको क्वालिटी दोगे तो। अगर एक कस्टमर को समझ में आ गया, मैं आपको अगर ये बोलूं कि भाई साहब मैं आपको एक घी का पैकेट बेच रहा हूं, वो घी 1000% प्योर है, ऐसा प्योर है कि आपने आज तक नहीं चखा होगा, आप उस घी के पैकेट के मुझे 2000 रुपए, 1000 रुपए भी दोगे, बिकॉज क्वालिटी यार, एट दी एंड किसको अपनी फैमिली को बेकार खाना खिलाना है, बेकार दूध पिलाना है? सामने वाले ने ये चीज नोटिस करी कि भाई एक तो मैं जो मिलावट वाला दूध चल रहा है मार्केट में, मैं इस प्रॉब्लम को पकड़ लेता हूं। सेकेंड, ही सेड
भाई साहब मिलावट के साथ साथ द क्वालिटी ऑफ मिल्क विच डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कैटल, जो आप अपने काउस को, जो अपने कैटल को क्या खाना खिला रहे हो, क्या इंजेक्शंस दे रहे हो, क्या दवाइयां दे रहे हो, इससे दूध की क्वालिटी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ना। मतलब अगर सोच के देखो, अगर आपके घर में दूध आ रहा है और आपको पता है कि वो दूध जिस कैटल के थ्रू आया, जिस फार्म के थ्रू आया, उस फार्म में बेकार खाना खिलाया जाता है, दुनिया भर के इंजेक्शंस ठोके जाते हैं, क्या आप ऐसे दूध को पीना पसंद करोगे? नहीं करोगे, राइट। ये एक प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम है दूध की इंडस्ट्री में। इन्होंने ये प्रॉब्लम पकड़ ली कि भाई साहब हमारे फार्म में ना हम ओपन कल्चर अपनाते हैं, फार्म्स में कैटल को बांध के नहीं रखेंगे, खुला छोड़ेंगे ताकि वो फ्रेश एयर में, फ्रेश एनवायरनमेंट में अपना आराम से रह सके, अच्छा खाना खा सके, बिना इंजेक्शंस, बिना मिलावट का खाना खा सके। जब इतनी हाई स्टैंडर्ड पर कैटल्स को रखा जाएगा तो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी उतना ही ज्यादा बड़े लेवल पर रहने वाला है। ये 2-3 बातें इन्होंने पकड़ी और इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम रखा, डायरेक्ट टू होम इन द नेक्स्ट 24 आवर्स का। दूध बेकार नहीं होगा, दूध सड़ेगा नहीं, दूध को हम बासी करके नहीं बेचेंगे, आज सुबह निकालेंगे, आज सुबह के सुबह आपके घर पर आ जाएगा, प्योरेस्ट फॉर्म, फ्रेशेस्ट फॉर्म एज मच एज पॉसिबल। इन्होंने ये 2-3 प्रॉब्लम्स पकड़ी और इन्होंने मार्केट में एंट्री ली। किशोर ने भाई साहब 1-2 साल के अंदर मार्केट को इतना समझ लिया था और ऐसा फोड़ा जब फोड़ा इन्होंने, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे, इनको आइडिया तो लग गया था कि कैसे मार्केट का काम करना है, ये भी समझ में आ गया था कि जो डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, वो कस्टमर्स के घर पर है, डायरेक्ट कस्टमर्स के घर पर है। व्हेन ही फाइनली लॉन्च्ड हिज ब्रांड, हिज मिल्क फार्म डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, 1-2 साल के अंदर इन्होंने मार्केट को ऐसा फोड़ दिया। फर्स्ट ईयर ऑफ फुल ऑपरेशंस का रेवेन्यू बैठा 44 करोड़, 44 करोड़। सेकेंड ईयर 2022 की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, द रेवेन्यू स्टूड एट 66 करोड़, द टोटल टर्नओवर स्टूड एट 66 करोड़, विच इज समवेयर अराउंड 17 लाख रुपए एक दिन का। इस टाइम पर भाई साहब बंदा 20,000 घरों को, 20,000 कस्टमर्स को हर दिन केटर कर रहे हैं, 20,000 कस्टमर्स को रोज दूध पहुंचा रहे हैं। इस टाइम पर इनके पास कुछ 2,000 के आसपास फार्म्स हो चुके हैं, 2,000 आसपास के फार्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। इस टाइप पर इनका जो फार्म है वो 100 कैटल्स के आसपास ऑपरेट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, ये फंडेड नहीं है। आजकल के प्लेयर्स, आजकल के स्टार्टअप प्लेयर्स का क्या सिनेरियो है? पैसा उठा लिया, धंधा चलाना आता नहीं, भाई साहब लॉस करेंगे, लॉस करेंगे, लॉस करेंगे। दिस गाय, दिस स्टार्टअप, दिस कंपनी इज नॉट फंडेड, इवन अ सिंगल रुपी हैज नॉट बीन रेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, एक्सटर्नल वेंचर कैपिटलिस्ट। सारा पैसा अपनी लाइफ सेविंग्स झोंकी हुई है, अपना पैसा लगाया हुआ है, अपना रिस्क पर 44 करोड़ और फिर 66 करोड़ का अगर बंदे ने धंधा बनाया, तो यार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की जरूरत है। आई एक्चुअली सैल्यूट दिस एंटरप्रेन्योर, दिस क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो ग्राउंड लेवल पे काम करके प्रॉफिटेबल धंधा बनाते हैं विदाउट रेजिंग एनी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स। क्या आपने इस केस स्टडी का, इनका नाम पहले सुना था? क्या आपको इस स्टार्टअप का पता था पहले? प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो। दूसरी बात, आपको क्या लगता है फाउंडर्स लाइक किशोर, फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स लाइक किशोर शुड बी सेलिब्रेटेड? सोच के देखो ना, आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं, आपने अश्विनी ग्रोवर का नाम सुना है, यू हैव हर्ड ऑफ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव हर्ड ऑफ कुणाल शाह फ्रॉम क्रेड। दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रेटेड एंटरप्रेन्योर्स, नो डाउट, बहुत दिमाग है, बट दीज आर द पीपल हु आर इन द लाइमलाइट फॉर पैसा उठाया मार्केट से, लॉस वाले धंधे बनाए, वो अभी तक धंधे 10 सालों में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। एंड देन देयर आर ऑन द अदर हैंड दीज काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इनको, इनका नाम नहीं पता, लोग इनको जानते नहीं है, ग्राउंड लेवल एंटरप्रेन्योर्स है, और ये ऐसा धंधा चलाना जानते हैं जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े से बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, IIM वाले लोग भी नहीं चलाना जानते। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग? प्लीज कॉमेंट एंड लेट मी नो।